लेक्चर्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे फाइंड किया जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा, और जहाँ फोर्स होगा वहाँ पे वर्क भी होगा, और जब हम वर्क करेंगे तो वर्क के साथ एनर्जी भी आएगा। और तो अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो उसमें कैसे एनर्जी फाइंड करते हैं, कैसे वर्क डन फाइंड करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये सोर्स चार्जेस Q1, Q2, Q3 दिया हुआ है। सोर्स चार्ज कन्फिग्रेशन की प्रेजेंस में हमें फाइंड करना है कि अगर हम इस कैपिटल Q जो मेरा टेस्ट चार्ज है उसको अगर A से B की ओर ले जाते हैं तो इसको A से B की ओर ले जाने में एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ेगा। अब सपोज इस सोर्स चार्ज के कारण यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, Q टाइम्स E लगेगा। अब अगर एक्सटर्नल एजेंट को या मान लो मुझे इसको A से B की ओर ले जाना हो तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें इस फोर्स को QE को काउंटर बैलेंस करना पड़ेगा, और इस तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा जो मैं इसको लिख सकता हूँ F अप्लाइड बाई मी, दैट इज मी मीनिंग एक्सटर्नल एजेंट, इज इक्वल टू माइनस Q टाइम्स E होगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ माइनस QE फोर्स में मैं क्यों लगाऊं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स 10 न्यूटन का है तो आप कह सकते हैं कि आप 10 न्यूटन ही क्यों लगाएं, आप 100 न्यूटन फोर्स लगा लें। 100 न्यूटन फोर्स लगा कर भी तो मैं इसको A से B की ओर ला सकता हूँ, इस टेस्ट चार्ज Q को। बिल्कुल सही है, लेकिन याद रखिए कि अगर आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो बहुत सारा जो आपका वर्क डन है वो क्या होगा, उस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण ये Q जो चार्ज है वो एक्सेलरेट करेगा, यानी कि आपका जो काफ़ी सारा वर्क डन का एक पोर्शन है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपका जो कैलकुलेशन होगा जो मैं आगे करूंगा वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और जब भी हम लोग वर्क डन की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग क्या क्या करना होता है, वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन फाइंड करके हम लोग निकालते हैं कि सिस्टम में हमने कितना एनर्जी एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया, यानी सिस्टम में एनर्जी ऐड किया, इसका मतलब सिस्टम में कितना पोटेंशियल एनर्जी हमारे एक्सटर्नल वर्क डन के कारण आया। इसलिए जब भी पोटेंशियल एनर्जी या सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी जा रहा उसकी बात करते हैं तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग दिस चार्ज या इन मूविंग दिस बॉडी स्लोली फ्रॉम A टू B। स्लोली की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इस बॉडी का या इस चार्ज का कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं करना है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, QE इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो हम लोगों को मी एक्सटर्नल एजेंट को माइनस QE फोर्स ही लगाना चाहिए। अगर आप इससे एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उस एक्स्ट्रा फोर्स के कारण ये जो चार्ज है ये एक्सेलरेट कर जाएगा, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी हमें फिर वर्क डन वाले फॉर्मूले में अकाउंट करना पड़ेगा। वो अकाउंट करेंगे तो जो मेरा कैलकुलेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस चार्ज Q को मैं धीरे धीरे स्लोली उठाकर A से B की ओर ले जा रहा हूं। तो वर्क डन बाय मी, जो मी मतलब एक्सटर्नल एजेंट, इज इक्वल टू माइनस Q टाइम्स इंटीग्रल E डॉट DL। DL जो मेरा यहाँ से A से लेकर B के जाने का जो रास्ता है A टू B, तो ये हो गया वर्क डन बाय मी माइनस Q टाइम्स इंटीग्रल A टू B E डॉट DL। इस इंटीग्रल E डॉट DL को हम लोग कैलकुलस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल मतलब अगर हमें A और B से के बीच में E डॉट DL निकालना है तो हर पॉइंट पे मैं जाऊंगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा या इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंटली फाइंड करूंगा। उस पॉइंट पे फिर एक DL हल्का सा छोटा सा एलिमेंट डिस्प्लेसमेंट आप करें, दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट निकालें, और जो भी आ गया उसको वैसे करते करते A से लेकर B तक आप उसको इंटीग्रेट करें। इसको कहते हैं लाइन इंटीग्रल या पाथ इंटीग्रल। अब इसमें Q क्योंकि मेरा टेस्ट चार्ज है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ और इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखता हूँ, तो ये आ जाता है A टू B इंटीग्रल E डॉट DL। ये मेरा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय मी का फॉर्मूला हो गया। अब मेन प्रॉब्लम इसमें स्टार्ट होता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो आपका इंटीग्रल है A टू B, ये देखने से क्या लग रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा कि आप किस रास्ते जा रहे हैं। अगर आप A से B इस रास्ते जा रहे हैं तो इंटीग्रल कुछ और है, अगर आप किसी और रास्ते जाएंगे तो इंटीग्रल क्या सेम रहेगा, सेम रहेगा। और इस केस में सेम क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक खास प्रॉपर्टी है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी है,
और उस प्रॉपर्टी का नाम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड है। आपने जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा होगा उसमें भी देखा होगा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसको भी कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। तो जनरल केस में अगर आपको किसी भी एक फंक्शन का इंटीग्रल लेना है एक पाथ पे, और अगर आप दूसरे पाथ पे इंटीग्रल लेते हैं तो जो इंटीग्रल है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर आपने दो पाथ ले लिया, इस पाथ के अराउंड गए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ और आएगा, दूसरे पाथ के अराउंड गए तो इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ और आएगा, तीसरे पाथ के अराउंड जाएंगे इंटीग्रेशन करेंगे कुछ और आएगा। किसी भी जनरल फंक्शन के लिए ये ट्रू होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा है वो एक जनरल फंक्शन नहीं है, वो बहुत ही स्पेशल टाइप का फंक्शन है। उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसकी स्पेशलिटी है उसका कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी। और कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप ए से बी के बीच किसी भी पाथ के अराउंड जाएं, इस पाथ में जाए या इस पाथ में जाए या और भी कोई भी पाथ ले लें, तो ये जो इंटीग्रल है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। इनफैक्ट कंजर्वेटिव फील्ड का ये डेफिनेशन ही होता है कि द कंजर्वेटिव फील्ड इज सच फील्ड व्हेन एन इंटीग्रल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, द इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ चोजन। यानी कि ये इसका डेफिनेशन ही होता है। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को आएगा कि मैं क्यों मान लूँ कि ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपने बस बोल दिया, डिफाइन कर दिया कि कंजर्वेटिव है, हम क्यों माने? बिल्कुल सही बात, आप क्यों मानिएगा? तो ये देखिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, ये नेचर का लॉ है। आप अगर नहीं मानना चाहते हैं आप एक्सपेरिमेंट कर लें, लैब में जाएं, आप लैब में कोई भी चार्ज कन्फिग्रेशन ले लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करें, दो पॉइंट के बीच में लाइन इंटीग्रल करते रहें, आप 1000 टाइप्स के डिफरेंट पाथ ले लेंगे, हर में जो आपका लाइन इंटीग्रल है वो कॉमन आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट से। लेकिन फिर भी आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि मैं एक्सपेरिमेंट वगैरह करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तो मैथमेटिशियन आदमी हूँ, आप मुझे मैथमेटिकली प्रूव करो, आप मुझे मैथमेटिकली बताओ कि ये जो इंटीग्रल है वो इस पाथ पे डिपेंड क्यों नहीं करेगा। देखने से तो लग रहा है कि ये ई भी हर जगह वेरी करता जा रहा है, डीएल भी हर जगह वेरी करता जा रहा है, तो मैं क्यों मानूं कि ये जो इंटीग्रल है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं है। तो ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक सबसे सिंपल एक पॉइंट चार्ज है मेरा सोर्स, वो ले लेता हूँ। तो आप ये भी बोलेंगे कि भाई ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए आप प्रूव क्यों कर रहे हैं? मैं इसलिए कर रहा हूँ, याद रखिए क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैं पॉइंट चार्ज के लिए इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कारण कोई भी आप आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? इट इज समेशन ऑफ डिफरेंट चार्जेस। तो अगर आपने कोई भी आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया है, उसका अगर आप ई यहाँ पे लिखेंगे तो ई क्या होगा? ई इज इक्वल टू समेशन ऑफ डिफरेंट ई आईज, और जो डिफरेंट ई आई क्या है वो पॉइंट चार्ज होगा। तो अगर मैं पॉइंट चार्ज के लिए ये थ्योरम प्रूव कर दूं कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है, तो कोई भी आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो स्फीयर का हो या कोई इलिप्स के फॉर्म में हो या लाइन हो या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सबके लिए ट्रू होगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब भी कोई भी नया थ्योरम या नया प्रॉपर्टी प्रूव करना होता है हम लोग सबसे पहले पॉइंट चार्ज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ को पॉइंट चार्ज के लिए प्रूव कर दिया तो कोई भी कॉम्प्लेक्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रूव करना बहुत ही आसान है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ओबे करता है। तो अगर ये पॉइंट चार्ज Q है और सपोज मेरा दो पॉइंट है, एक पॉइंट A यहाँ पे है आर्बिट्ररी पॉइंट और B यहाँ पे एक दूसरा आर्बिट्ररी पॉइंट है। अब हमें प्रूव करना है कि A और B के बीच में कोई सा भी पाथ में अगर ले लूँ तो ये इंटीग्रल जो है वो इंडिपेंडेंट होगा पाथ के। अब सपोज मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे मेरा सोर्स चार्ज है ये मेरा ओरिजिन है, और ये जो A है वो इस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस RA पर है, रेडियल डिस्टेंस, यहाँ से Q से इसका डिस्टेंस जो है वो RA है। उसी तरह मान लो कि ये जो है ये आपका डिस्टेंस यहाँ से RB पर है, ठीक है। तो अब हमें A से B के बीच में इंटीग्रेट करना है किसी भी आर्बिट्ररी पाथ पर जाते हुए। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आर्बिट्ररी पाथ पे मैं तो बाद में जाऊँगा, पहले मैं एक बहुत ही सिंपल सा पाथ लेता हूँ जो यहाँ से मेरा रेडियस आ रहा है सपोज ऐसे। तो मैं एक पाथ चूज़ करता हूँ जो रेडियली मैं A से इसकी तरफ जाऊँ और यहाँ से फिर ऐसे चला जाऊँ। मैं उसको दोबारा दिखाता हूँ। मुझे A से B के बीच में जाना है। मैं क्या करता हूँ, मैं A से रेडियली ऐसे जाता हूँ इस पाथ, यहाँ से ऐसे अलोंग द रेडियस,
और फिर यहाँ से सपोज मैं C पहुँच गया हूँ और मैं C से यहाँ पे B पे चला जाता हूँ, यानी मैं A से B में जाने के लिए कौन सा रास्ता मैंने लिया, मैं A से पहले C में गया अलॉन्ग द रेडियस और फिर मैं C से B में चला गया। ठीक है, तो अब इस पाथ के अराउंड अगर आप इंटीग्रेट करना चाहें तो पहले आप इंटीग्रेट कहाँ से करेंगे, पहले आप A से जा रहे हैं C पे, उसका इंटीग्रल आप ले लेते हैं माइनस E डॉट DL, फिर आप जा रहे हैं C से जा रहे हैं B पे, इसका आप इंटीग्रल ले लीजिए माइनस E डॉट DL। मेरा देख लीजिए एक सिंपल इंटीग्रल को मैंने दो पाथ में ब्रेक कर दिया। मुझे A से B जाना था तो पहले मैं A से C गया और उसके बाद मैं C से B गया। अब इस ब्रेक करने का क्या फ़ायदा हुआ, ब्रेक करने का फ़ायदा ये हुआ कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R जो रेडियल डिस्टेंस है और ये R यूनिट वेक्टर यानी कि रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में होता है। तो जब आप ये वाला इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका पाथ भी जो है वो रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियल वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो E डॉट DL जब लेंगे, इसका जब मैं DL करूँगा तो ये डॉट DR हो जाएगा यहाँ पे, और इन दोनों का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच एंगल 0 है तो cos 0 इक्वल टू 1, तो ये डॉट प्रोडक्ट वाला जो दोनों वेक्टर साइन हट जाएगा जब इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा। तो अगर आप ये फर्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत ही सिंपल टर्म आ जाएगा, माइनस K आ जाएगा यहाँ पे Q बाई R स्क्वायर, ये आ जाएगा DR, और आपने A जो है आपका रेडियस RA पर है और जो C भी है वो रेडियस RB पर है, इसको यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको आ जाएगा K का जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आ जाएगा 1/RB माइनस 1/RA आ जाएगा। ये सिंपल से इंटीग्रेशन है, 1/R स्क्वायर DR करके ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में देखिए क्या हो रहा है, सेकेंड टर्म में क्या है, आप C से B जो जा रहे हैं तो ये आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप टेंजेंशियली जा रहे हैं, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियल होता है, और आपका पाथ जो है फ्रॉम C टू B वो टेंजेंशियल है। तो E डॉट DL में क्योंकि दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा। यानी कि हमने निकाल लिया कि हमें अगर A से B के बीच में जाना है तो जो इस इंटीग्रल की वैल्यू है वो 1/RB माइनस 1/RA, यानी कि RB और RA क्या है, वो तो फिक्स है, क्योंकि A और B रेडियल डिस्टेंस कितना है Q से, वो तो फिक्स है, यानी सिर्फ इस रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने जो इस पाथ जो चूज किया A से B के लिए जाने में, उसमें इस इंटीग्रल की वैल्यू ये आती है। तो आप बोल सकते हैं कि ठीक है, ये तो आपने एक स्पेशल पाथ चूज कर लिया कि आप बिल्कुल पहले रेडियली गए, उसके बाद आप सीधे टेंजेंशियली चले गए, उस स्पेशल पाथ के लिए आपकी वैल्यू ठीक है ये आ गई। मैं कैसे मान लूँ कि कोई अगर स्पेशल पाथ नहीं हो, कोई आर्बिट्ररी पाथ हो, तो भी ये चीज़ इतना ही आएगा। तो बिल्कुल एक वाजिब क्वेश्चन है आपके माइंड में कि मैं कैसे मान लूँ कि कोई भी आर्बिट्ररी पाथ हो, कि सपोज मैं A से B जो है मैं बिल्कुल ऐसे 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 करते यहाँ रहा हूँ, बिल्कुल नागिन की तरह डांस करता हुआ मैं A से B आ रहा हूँ, और मैं क्यों मान लूँ कि मैं इस नागिन डांस वाले पाथ पे भी अगर जाऊँ तो मेरा वैल्यू यही आएगा। तो मैं बताता हूँ वो क्यों आएगा। आप कोई सा भी आर्बिट्ररी पाथ ले लें, आप उस पाथ के बहुत ही छोटे से एलिमेंट पे आप कंसंट्रेट करें जो DL हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसे वैसे जैसे भी करना है, उस DL को मैं दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकता हूँ। एक कंपोनेंट होगा अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, जो इसको मैं DR लिख सकता हूँ, और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द रेडियल डायरेक्शन, जिसको आप कुछ भी लिखे DR परपेंडिकुलर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो कोई सा भी आप किसी भी आर्बिट्ररी पाथ का छोटा सा एलिमेंट यहाँ से यहाँ उठा लें, उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट में, क्योंकि ये DL क्या है, DL मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो आप एक वेक्टर को दो आर्बिट्ररी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये जो DL मेरा था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। एक डायरेक्शन था मेरा अलोंग द रेडियस, और दूसरा डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो जब भी आप इंटीग्रेट करने जाएंगे इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसके कारण डॉट प्रोडक्ट आप लीजिएगा, सिंपल सा डॉट प्रोडक्ट, एंगल 0 है, cos थीटा cos 0 1 हो जाएगा। ये सिंपल सा इंटीग्रेशन आएगा, और ये पूरा हर रेडियल पाथ को ऐड करते जाएंगे तो आप फाइनली यहीं पहुंच जाएंगे। तो अलोंग द रेडियस वाले के कारण हमेशा ये टर्म आएगा, ठीक है।
और परपेंडिकुलर टू जो रेडियस जो टेंजेंशियल है वो तो कभी कोई कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं, क्योंकि वो टेंजेंशियल है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट उसका 0 हो जाएगा, इंटीग्रल उसका 0 हो जाएगा। समझ? तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये तो एक पर्टिकुलर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जो अलॉन्ग रेडियस वेक्टर लग रहा है, और उनके माइंड में ये होगा कि दुनिया में तो कई तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं और हर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा तो दिखता नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन ऑफ चार्ज है, वो तो बिल्कुल कांस्टेंट होता है, ऐसे स्ट्रेट आता रहता है। इस केस में ये मैं कैसे प्रूव करूंगा कि जब मैं लाइन इंटीग्रल अलॉन्ग एनी पाथ ले रहा हूं तो ये पाथ इंडिपेंडेंट होगा? उनके माइंड में डाउट होगा, क्योंकि ये रेडियल जैसा दिख तो नहीं रहा है। अब देखिए, ये रेडियल जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ये फील्ड आया कहाँ से? आप एक स्टेप पीछे जाकर देखिए। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कांस्टेंट है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, ये देखने में तो नहीं लग रहा है कि ये रेडियली सिमेट्रिकल बाहर की ओर जा रहा है, लेकिन ये फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसे हो रहा है? जब ये फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सपोज इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो टोटल ई है, या इसको मैं ई नेट लिख लूँ, एक सोर्स चार्ज आप यहाँ ऊपर लें और ठीक उसके सिमेट्रिकली नीचे लें, इसके कारण वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियल डायरेक्शन में इधर की ओर लगेगा। ऊपर वाले के कारण किधर लगेगा? नीचे की ओर इधर लगेगा। यानी कि बेसिकली क्या हो रहा है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली ऊपर की ओर जा रहा है, एक के कारण नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो रहा है? वो कैंसल आउट कर रहा है। जिस तरह मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग वाले क्वेश्चन में भी दिखाया था, दोनों का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, इसका नीचे की तरफ है, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया और केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचा। यानी कि ई नेट जो मेरा है वो देखने में लग रहा है कि बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही जा रहा है, लेकिन इसका जब सम निकालेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू सम ऑफ E1, इसको मैं E1 लिख दूं, इसको E2 लिख दूं, इक्वल टू E1 प्लस E2 वेक्टर। और ये E1 प्लस E2 क्या है? वो इस तरह का है, वो क्योंकि वो यहाँ से देखिए इस डायरेक्शन में रेडियली आउटवर्ड यहाँ से जा रहा है, इसके कारण। सिमिलरली इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड इधर आ रहा है। और इस तरह कोई भी सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका बेसिक ऑरिजिन कहाँ से होता है? कूलम्स लॉ से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट ही है कूलम लॉ। तो आपने दुनिया में कुछ भी सोर्स चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी आर्बिट्ररी सा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हो, अल्टीमेटली जब उसको बिल्कुल आप स्मॉलेस्ट लेवल पे जाके ब्रेक करेंगे तो क्या है? वो कूलम्स लॉ में ही आएगा। एनी इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज सम ऑफ दीज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। और मैं क्यों लिख सकता हूँ? सिंपल सा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं काफ़ी थियोरेटिकल हो रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में काफ़ी थियरी अंदर घुसा देता हूँ, IIT JEE में तो इतना थियरी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो ये सब समझाने में जो मैं कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ, आप देखेंगे IIT JEE में खासकर एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, और उन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल माइंड में अच्छे से समझ आना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं समझेंगे तो कोई सा भी हल्का सा ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो अब ये मैंने इतना लंबा एक्सप्लेनेशन देके ये प्रूव किया कि ये जो मेरा पाथ इंटीग्रल है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। यही जो प्रॉपर्टी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम लोग कहते हैं दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो जो भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है उसमें ये इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है, या आप उसको बोलें कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। और अब सोचिए फ्रिक्शन फोर्स के लिए क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर आप फ्रिक्शन फोर्स या जो फ्लूइड मोशन में जो विस्कस ड्रैग फोर्स होता है उसका अगर आप इंटीग्रल निकालेंगे तो अलोंग डिफरेंट पाथ ये डिफरेंट होगा। अब ये पाथ इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या है? इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे सिर्फ उसी पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि अभी जब हमने जब इंटीग्रेट भी किया था तो आपने देखा था इसका इंटीग्रल क्या था? ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/RB माइनस 1/RA, यानी ये B और A का जो वैल्यू है उस पे डिपेंड कर रहा है, B और A की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे। यानी कि इस इंटीग्रल को मैं लिख सकता हूँ दैट इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर फंक्शन एट पॉइंट A एंड B, और उस फंक्शन को हम लोग नाम देते हैं पोटेंशियल फंक्शन। यानी इस पूरे चीज को मैं लिख सकता हूँ V एट B माइनस V एट A,
और v मेरा क्या है, v मेरा है पोटेंशियल फंक्शन। और इस इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है कि उस पोटेंशियल फंक्शन की वैल्यू b पर क्या है माइनस उसकी वैल्यू a पर क्या है। तो ये मेरा पोटेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन हो गया। और याद रखिए कि पोटेंशियल फंक्शन हम लोग उसी फील्ड, उसी फोर्स के लिए डिफाइन कर सकते हैं जो कंजर्वेटिव हो। फ्रिक्शन के लिए कभी भी कोई आपको फ्रिक्शन पोटेंशियल नहीं सिखाएगा ना, कभी नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशन के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए होता है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। तो ये मेरा VB माइनस VA इज इक्वल टू दिस। तो ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन हो गया, मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया कि VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस A टू B इंटीग्रल E डॉट DL। और ये डेफिनेशन है, इसलिए मैं इसको 3 लाइन भी बना देता हूँ, इसको दिस इज लाइक एन आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन ही है VB माइनस VA पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस A टू B इंटीग्रल E डॉट DL। या दूसरे तरीके से भी अगर लिख सकते हैं, क्योंकि ये VB माइनस VA है तो VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन बाय मी डिवाइडेड बाय Q, मीनिंग वर्क डन बाय मी पर यूनिट चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का जो एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन कह लें या एक्सपेरिमेंटल जो आइडिया है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज बाय Q है, इसलिए बाय एन एक्सटर्नल एजेंट मी इन कैरिंग इट फ्रॉम A टू B स्लोली मीनिंग विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये डेफिनेशन होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड A एंड B। और स्लोली क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप स्लोली नहीं मूव करेंगे, ज़्यादा उसको पुश करेंगे, ज़्यादा फोर्स लगा देंगे, QE से ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो उसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और उसको फिर आपको इस डेफिनेशन में काइनेटिक एनर्जी वाले टर्म को भी ऐड करना पड़ेगा। आपका डेफिनेशन और ये जो कैलकुलेशन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। मेरे जितने भी लेक्चर्स होंगे, ना मैं सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात नहीं कर रहा, रोटेशनल मैकेनिक्स हो या और भी कुछ हो, आपको इनिशियली देखने में जरूर लगता हो कि या तो लेक्चर काफ़ी स्लो है या काफ़ी थ्योरेटिकल है, इससे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन स्लो या थ्योरेटिकल होने से कोई नुकसान नहीं है। आप जब तक उस थियरी को अच्छे से नहीं समझेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं।